वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर पीपल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉर्न हेबर साइकिल। इस बॉर्न हेबर साइकिल जो है वो चालक ऊर्जा को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो है वो चालक ऊर्जा दो प्रकार से सिद्ध होती है, प्रायोगिक विधि और सैद्धांतिक विधि। और जो बॉर्न हेबर साइकिल है वो प्रायोगिक विधि में आती है, जो अभिक्रियाओं द्वारा सिद्ध होती है। चालक ऊर्जा चालक ऊर्जा यह है चालक ऊर्जा। जब किसी क्रिस्टल में आयनों का संकुचन होता है तो प्रत्येक आयन जुड़ने से कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे चालक ऊर्जा कहते हैं। जो दो क्रिस्टल में जो आयन होते हैं उनके जुड़ने से जो ऊर्जा निकलती है उसे चालक ऊर्जा कहते हैं। और जो पृथक पृथक गैसीय आयन होते हैं उन्हें उनके मिलने से या जो क्रिस्टल का निर्माण होता है और जो उस क्रिस्टल का निर्माण होता है उसमें जो ऊर्जा निकलती है वह चालक ऊर्जा कहलाती है। जैसे ये धनायन है M गैसीय अवस्था में, ऋणायन X जो है वो गैसीय अवस्था में, और जो मिलकर जो अभिक्रिया बनी, अभिक्रिया से जो उत्पाद बना सॉलिड में MX, और जो इससे ऊर्जा निकली ये U, यह चालक ऊर्जा कहलाती है। ये ऊर्जा जो मुक्त हुई U ये चालक ऊर्जा है। ऊर्जा की वह मात्रा जो ठोस लवण के पृथक पृथक आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब ये ठोस है, लवण है, इसमें जो ऊर्जा दी गई और इससे यह दोनों आयनों में विभक्त हो गए, जो आवश्यक ऊर्जा है ये चालक ऊर्जा कहलाती है। यह तीन परिभाषाएं हैं, एक ये और एक ये। इन तीन परिभाषाओं से आप चालक ऊर्जा को सिद्ध कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए हम प्रायोगिक विधि लेंगे, बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल 1999 में बॉर्न और हेबर ने परिभाषित किया था या प्रस्तावित किया था। बॉर्न हेबर चक्र की सहायता से चालक ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। यह ऊष्मागतिकी चक्र है जो हेन्स के नियम पर आधारित होता है। हेन्स का नियम बताता है कि जो अभिकारक में बनने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं उनका परिवर्तन सदैव समान रहता है। ऊर्जाएं कौन सी? जो ये ऊर्जा है आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, चालक ऊर्जा और संवहन ऊर्जा, ऊष्मा। ऊष्मा यह जो है वो इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो हमेशा समान रहते हैं और यही संबंध बताते हैं। इनमें संबंध बताता है ये बॉर्न हेबर चक्र और ये हेन्स का नियम। यही कहलाता है कि इनके में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो समान रहता है सदैव। ये दो विधियों से होता है। उससे पहले हम इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं। आयनन ऊर्जा किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश, कोई विलगित गैसीय परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा लगती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है। और जो किसी विलगित गैसीय अवस्था में किसी तत्व के बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। वह ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी ठोस पदार्थ व द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वो ऊर्जा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहलाती है। और चालक ऊर्जा, ऊर्जा की वह मात्रा जो ठोस लवण को पृथक पृथक आयनों में विभक्त करती है, चालक ऊर्जा कहलाती है। और अभिक्रिया ऊष्मा, ऊष्मा वह ऊष्मा जो किसी अभिक्रिया के होने के साथ निकलती है वह अवशोषित होती है, वो अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। और जो वियोजन ऊर्जा है, दो परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो वियोजन ऊर्जा कहलाती है। और इसके बाद जो ये लास्ट है संवहन ऊर्जा, वो ये किसी यौगिक के संवहन के समय किसी एक मोल का निर्माण होने के लिए जो पूर्व ऊष्मा परिवर्तन, उस यौगिक को संवहन ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। अब ये तीनों स्टेप में मैं समझाता हूँ। देखो, पहले स्टेप में ऊर्ध्वपातन ऊर्जा लगती है। तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या कहलाती है? वह ऊर्जा जो किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में
परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस में बदल देती है। तो आप इधर देख लीजिए, ये देखिए सोडियम जो है वो सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, इसको द्रव में बदले बिना डायरेक्ट गैस में बदला जाएगा, जिसके लिए हमें ऊर्ध्वपातन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस पद में 1 मोल ठोस सोडियम जो है उसको ऊर्ध्वपातन ऊर्जा अवशोषित करके गैसीय अवस्था सोडियम गैस में उत्पादित होता है। यह ऊष्माशोषी प्रक्रम है, इसलिए इसे धनात्मक चिन्ह लगेगा। जबकि इसकी जो प्रथम विधि है जो एक ही पद में संपन्न होती है, तो ये अभिक्रिया जो है एक पद में पूर्ण होती है। इसमें सोडियम क्लोराइड मुक्त हुई ऊर्जा संवहन ऊष्मा कहलाती है। संवहन ऊष्मा जो लास्ट की ये देख सकते हो, किसी यौगिक के संवहन के समय किसी एक मोल के निर्माण होने वाले पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन को यौगिक को संवहन ऊष्मा कहते हैं। यह एक स्टेप में होती है, प्रथम स्टेप में, और ये जो है 5 स्टेप में होती है द्वितीय विधि। तो हम ये पहला जो है सोडियम का गैस में बदलना, जो उत्पादन की जो परिभाषा है कि यह सोडियम मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है, द्रव में ना बदलते हुए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सोडियम है सॉलिड में, फिर ये जो उत्पादन ऊर्जा है सोडियम की, इसको गैस में बदलते हैं और इसका मान होता है 26 कैलोरी प्रति मोल। सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हो आधा मोल गैस है, ये क्लोरीन, आधा मोल गैस है, क्लोरीन गैस है, और ये क्लोरीन, ठीक है। ये वियोजन है, वियोजन ऊर्जा लगती है, आप वियोजन ऊर्जा देख सकते हो। ये रही, दो परमाणु के मध्य रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे वियोजन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो आधी वियोजन ऊर्जा इसको दी जाएगी, और ये आधी जो क्लोरीन ऊर्जा है वो मिलकर, तो आधी वियोजन ऊर्जा इसे दी गई और आधी क्लोरीन मिलकर एक पूरा क्लोरीन का 1 मोल गैस बनाएगी, और जो कि जिसका मान 27 कैलोरी प्रति मोल होगा। इस पद में क्लोरीन गैस का आधा मोल व क्लोरीन गैस में की वियोजन ऊर्जा का आधा भाग ग्रहण करके क्लोरीन गैस में परिवर्तित होता है। यह ऊष्माशोषी है, इसलिए इस ऊष्मा शोषण को धनात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। स्टेप थर्ड है ये गैस का सोडियम आयन में, मतलब सोडियम गैस है जो हमने पहले स्टेप में जो हमने सोडियम को पहले स्टेप में हमने जो सोडियम सोडियम था सॉलिड में, उसको हमने गैस में बदला था, और अब हम इसे आयन में बदलेंगे। इसे अब हम आयन में बदलेंगे थर्ड स्टेप में। ये तो था अपना फर्स्ट स्टेप, और ये थर्ड स्टेप, और सेकेंड स्टेप में हमने क्लोरीन को एक गैसीय मोल में बदला था। तो थर्ड स्टेप में जो सोडियम जो गैस अवस्था में उसको आयन में बदलेंगे। प्रत्येक सोडियम परमाणु अपनी आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण करके अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो जो प्लस का चिन्ह बनेगा, तो सोडियम प्लस आयन निर्माण होगा। ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है जो धनात्मक से चिन्ह से दिखाया जाता है। जैसे ये गैस है, इसमें ये ऊर्जा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 117 कैलोरी प्रति मोल है। अब ये जो इसमें है ना क्लोरीन गैस है, उसको आयन में बदला जाएगा, और इसमें जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था, यह क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस का निर्माण करेगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन, और ये ग्रहण किया जो सोडियम ने छोड़ा था इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया इसमें आयन में। यह ऊर्जा थी इलेक्ट्रॉन बंधु था। यह माइनस चिन्ह लगा क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन बंधुता है, क्या है 84 क्लोरीन प्रति मोल, कैलोरी प्रति मोल। अब इसका 5वां स्टेप, सोडियम क्लोराइड के निर्माण के लिए सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस संयोजन
का संयोजन होता है, मतलब NaCl का निर्माण होगा अंतिम पद में, ये दोनों से NaCl का निर्माण होगा। इस पद में चालक ऊर्जा जितनी मुक्त होगी वह चालक ऊर्जा होगी, और जो एक ऊष्मा से भी प्रक्रम का निर्माण करेगी। ऊर्जा के निष्कासन को ऋणात्मक में दिखा जाएगा। ये जो दोनों है इसका निर्माण हुआ और इससे जो ऊर्जा निकली वो चालक ऊर्जा थी, ये -183 कैलोरी प्रति मोल। यह इन सभी ऊर्जाओं का योग जो है वो -99 कैलोरी प्रति मोल निकलेगा, जो सबसे पहले पद में निकला था संभवन ऊर्जा के द्वारा। अब ये देखो सोडियम है, मैंने कहा था सोडियम को हमने जो पहले पद में सोडियम सॉलिड था उसको गैस में बदला, फिर तीसरे पद में हमने आयन में बदला, इसको दूसरे पद में हमने इस गैस में बदला, और गैस में फिर चौथे पद में हमने इसमें बदला, और पांचवें पद में हमने इसे सोडियम क्लोराइड से बदला, क्लोराइड का निर्माण किया। ब्रॉन हेबर चक्र के अनुप्रयोग करते हैं हम। चालक ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए ब्रॉन हेबर चक्र की आवश्यकता होती है। जैसे ये इन सब की ऊर्जाओं के मान का जो योग होता है वो इनके मतलब पहले इनके मान ज्ञात कर लो, फिर इनका जो योग होगा वो चालक ऊर्जा का मान होगा। इसका पहला अनुप्रयोग यही है। तो दूसरा अनुप्रयोग है इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना। कई तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्य विधियों द्वारा ज्ञात करना कठिन होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बॉर्न-हेबर चक्र की सहायता से किया जा सकता है। ये उसकी समीकरण है। इन सब का मान रखकर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटॉन बंधुता का मान ज्ञात करना, किसी ऋण आयन के प्रोटॉनों की साथ जुड़ने पर अम्ल का निर्माण होता है, और जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, और ये प्रोटॉन है, और इसका मान हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं इन सबको जोड़कर। आयनिक यौगिकों के अस्तित्व और स्थायित्व का पूर्वानुमान जो है वो बॉर्न-हेबर चक्र से लगाया जाता है। आयनिक यौगिकों का निर्माण से जो ऊर्जा निकलती है और जो हमेशा ऋणात्मक होता है। यदि किसी यौगिक के बनने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है तो उसे धनात्मक में होता है। यह जो है वो सैद्धांतिक विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। जो चालक ऊर्जा का मान सैद्धांतिक विधि, जिसमें ये बॉर्न-लेड इक्वेशन है, ये उसकी समीकरण है। तो इसी के साथ हमारा बॉर्न-हेबर चक्र समाप्त होता है। और अभी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।